हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 जो कि 7 जनवरी को एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। इसके पेपर वन की कंप्लीट आंसर की। पेपर वन के टोटल 50 क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं आपके सामने सॉल्व करूंगी एंड करेक्ट आंसर्स बताऊंगी। आपको एग्जाम में जो आपने आंसर्स दिए हैं उनके साथ मैच करना है एंड आपको अभी ही एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि इस एग्जाम में 100 में से पेपर वन में आपने कितना स्कोर किया है। ऑल द बेस्ट और बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, द रिसेंटली रिलीज्ड नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क इज ड्राफ्टेड बाय, यानी कि उच्च शिक्षा योग्यता रूपरेखा को ड्राफ्ट किसने किया है? एनसीईआरटी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूजीसी या फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज यूजीसी, क्योंकि यहाँ पर हायर एजुकेशन की बात की गई है। ठीक है, अगर यहाँ पर स्कूल एजुकेशन की बात की होती तो एनसीईआरटी करेक्ट आंसर होता। अगला है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन्स व्हाट? इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। अब देखो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप लोग उस चीज को पढ़ रहे हो, तो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि आप लोग जो पढ़ना चाहते थे, जो सीखना चाहते थे, वो आपने सीख लिया। इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, आउटकम ऑफ टीचर, यानी कि मैंने क्या पढ़ाया उसका क्या आउटकम आया, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। एजेंडा ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये भी जरूरी नहीं है। पास एग्जाम करना जरूरी होता है, लेकिन लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसका पॉइंट नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट्स मेन स्ट्रीमिंग ऑफ डिफरेंटली एबल्ड लर्नर्स, यानी कि समेकित शिक्षा दिव्यांग विद्यार्थियों के मुख्य धारा धाराईकरण को प्रोत्साहित करती है। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंक्लूसिव एजुकेशन हमने बार बार डिस्कस किया है, वो यही बोलता है कि जो स्टूडेंट्स डिफरेंटली एबल्ड होते हैं उनको कैसे बराबर के बच्चों के जैसे अधिकार दिए जाए, उनको बराबर का इंस्ट्रक्शनल मटेरियल दिया जाए। स्टेटमेंट 2 बोलती है, वी मस्ट नॉट हैव स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू प्रमोट मेन स्ट्रीम ऑफ डिफरेंटली एबल्ड लर्नर्स। स्टेटमेंट 2 बोलती है कि हमारे पास इस तरीके की कोई स्पेशल एजुकेशन इंस्ट्रक्शंस नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि एजुकेशन में स्पेशली एबल्ड डिफरेंटली एबल्ड लर्नर्स पर भी पूरा फोकस किया जाता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च? एक अच्छा शोध क्या होता है? रिसर्च इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, नहीं होता। रिसर्च इज नॉट टू अराइव एट एन आंसर, ठीक है, सिर्फ आंसर ढूंढना ही एक रिसर्च नहीं होता है। रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन इनटू फिनोमेना, ऑल द assumptions फॉर स्टडी शुड बी एक्सप्रेसिवली मेंशन्ड। इस इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रिसर्च एक सिस्टमैटिक और क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन होता है किसी भी फिनोमिना को लेकर के, किसी भी सिचुएशन को लेकर के। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम? ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम होती है जिसका सॉल्यूशन हमें ढूंढना है, तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या है? मस्ट बी हाईली फोकस्ड एंड फिजिबल, यस। ठीक है, पूरे तरीके से जो भी रिसर्चर है उनको ध्यान देना चाहिए एंड संभवात्युक्त होनी चाहिए आपकी रिसर्च। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज मेनली यूज्ड फॉर डेटा कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, एक्सप्लोर करना, जिस बारे में हमें पता नहीं होता है उस बारे में जवाब ढूंढना। उसमें डेटा कलेक्शन भी आता है, इंफॉर्मेशन का भी आदान प्रदान होता है। एस्टैब्लिशिंग रिसर्च प्रायोरिटीज की रिसर्च में हमारी क्या क्या प्राथमिकताएं हैं वो भी होती है, इसलिए करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप 1 एरर। हम लोगों ने रिसर्च हाइपोथेसिस में टाइप्स ऑफ एरर देखे थे, दो टाइप होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 एरर में क्या प्रोबेबिलिटी होती है? रिजेक्ट दी हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, बिल्कुल सही है कि एक हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना ऐसी थी जो कि सही थी, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो वो टाइप 1 एरर होता है। किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो या आपको लगता है कि आपका आंसर सही है, मैंने कहीं गलत आंसर दे दिया है, तो आप मुझे वो भी कमेंट करके शेयर कर सकते हो। वैसे 100% चांसेस हैं कि मेरे सभी आंसर सही ही होंगे, मैंने ये बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ रिसर्च, विच वन इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ रिसर्च पेपर? रिसर्च पेपर में सबसे पहले क्या आता है? इंट्रोडक्शन ही आता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 13 तक आपका है पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन।
इसको अभी देखो, पूरा तो मैं आपके सामने नहीं पढ़ सकती, ये ऑलरेडी मैं पढ़ चुकी हूँ, इसका आंसर आपको बताती हूँ। सो नाइन्थ क्वेश्चन में हैज बीन डिस्कस, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट ऑप्शन ए इसका हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 में करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी। क्वेश्चन 12 में ऑल आर इक्वली बैड। ठीक है, ये सब पढ़ चुकी हूं मैं पहले, इसलिए डायरेक्ट आंसर्स बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, चलो क्वेश्चन नंबर 13 मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिया। ठीक है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन नीड्स अ। अब देखो, कम्युनिकेशन किसी से बातचीत करनी है, क्या क्या होना चाहिए? एक सेंडर होना चाहिए जो मैसेज भेज रहा है, जो मैसेज दे रहा है, रिसीवर जो सुनने वाला भी तो होगा, तभी तो कम्युनिकेशन होगी, और चैनल, यानी कि किस मदद, किस चीज के थ्रू, फोन पे, सामने बैठकर, कागज पे लिख के कैसे आप मैसेज अपना डिलीवर कर रहे हो। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रोफोन इज अ हाई फाई इंस्ट्रक्शन, हियर फाई मीन्स। अब देखो, वाईफाई तो आपने सुना है, हाई फाई नहीं भी सुना होगा अगर। वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडिलिटी, तो यहाँ पर फाई का मतलब फिडिलिटी ही होगा। इन विच ईयर, ये ऑलरेडी हम आईसीटी में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने, मे बी हो सकता है कि इस बार एग्जाम अच्छे से नहीं दिया है, अगला एग्जाम देने वाले हो, तो पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं, जहां पर हम आपको पूरा सिलेबस कवर करवाने की श्योरिटी देते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। पहले यहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जहां पर आपको कुछ ट्रिक्स बताई जाती हैं कि कैसे करेक्ट आंसर्स को आप ढूंढ सकते हो। फुल सिलेबस नोट्स है पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसको आसानी से मोबाइल में डाउनलोड करके पढ़ा जा सकता है। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है एंड 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है। जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी हमारा कोर्स ज्वाइन किया था, वो स्टूडेंट्स जरूर अपना फीडबैक दें, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपने ये 2000 एमसीक्यूज में से शुरू के 1000 क्वेश्चंस भी पढ़े होंगे ना, तो भी पेपर 1 में 50 में से 35 से 40 क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, सो अगर अगले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आज गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 2000 रुपए। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर यूजीसी स्टार्टेड एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑन टीवी। सो यूजीसी ने कौन से ईयर में एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो है वो टीवी पे लाना शुरू कर दिया था? ठीक है, सो कौन से ईयर में किया था? 1984 में। अगला क्वेश्चन है, टीचर्स कम्युनिकेशन विल बी मोर इफेक्टिव इफ। अब एक टीचर किसी स्टूडेंट से बात कर रहे हैं या मल्टीपल स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, उनकी कम्युनिकेशन प्रभावी होती है कब? जब ही प्रिपेयर्स अ गुड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल एड्स। इंस्ट्रक्शनल एड्स होती हैं, जैसे क्लास में पढ़ाते समय मान लीजिए मैं कुछ इमेजेस यूज कर रही हूँ, मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं आपको ग्राफ के थ्रू पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शनल एड्स ये होती हैं, जैसे वीडियोस के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू। तो अगर एक टीचर बहुत अच्छे नंबर में इंस्ट्रक्शनल एड्स को यूज करते हैं, तो स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होते हैं और अच्छे रिजल्ट्स उनके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव इफ इट इज रिसीव्ड एज इंटेंडेड बाय द सेंडर। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रभावी तभी होती है जब रिसीवर ने, जब सेंडर ने कुछ बोला और रिसीवर यानी कि सुनने वाला पर्सन उसको एज इट इज समझ गया जो हम कहना चाहते थे। ये क्वेश्चन है, देखिए, 3 + 5 = 16। इसका ये हो गया 8 × 2 = 16, यानी कि इन दोनों को ऐड करके 2 कर दिया तो 16 आ गया। देन वी हैव 7 + 9। ठीक है, तो इसको आप लोग जैसे जैसे करके सॉल्व करते चलोगे, इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 49। ट्रिक मैंने बता दिया है, इसको सॉल्व कीजिए। एंड अगर मैथमेटिक्स वाला सेक्शन आपको डिटेल में चाहिए, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो में लेकर आऊंगी। बस आप कमेंट कर दीजिए कि इसमें मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस को डिटेल में लेकर आओ, क्योंकि ये सिर्फ आंसर की है, तो इसमें हम क्विकली आंसर्स आपको बताएंगे। नेक्स्ट है, फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। तो मिसिंग कैरेक्टर ये वाला, यहाँ पर नंबर एक गायब है, ये आपको ढूंढना है। इसका आंसर होगा 121। लॉजिक सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। कंप्लीट द सीरीज, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर, कौन सा वर्ड आएगा? ये आएगा FIX।
ओके, अगला है इफ कोलकाता को हम इस तरीके से लिखते हैं तो वाराणसी को कैसे लिखेंगे? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। देखो यहाँ पर ये सॉल्व भी किया है, जिन्होंने भी ये पेपर हमें शेयर किया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ए इज द फादर ऑफ सी, ए इज द फादर ऑफ सी, एक्स इज द सन ऑफ वाई, एक्स इज द सन ऑफ वाई, ई इज द ब्रदर ऑफ ए, E is the brother of A. If C is the sister of X, C जो है वो X की सिस्टर है, then how Y is related to E? तो Y और E related कैसे होंगे? ठीक है, सो ये दोनों क्या होंगे? ये इसकी सिस्टर इन लॉ है। ओके, ये अगर इसके फादर है, ये अगर इसकी मदर है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ए और वाई हस्बैंड वाइफ है, सी और एक्स इनके बच्चे हैं, ये इनके यहाँ पर ब्रदर है। ठीक है, सो इस तरीके से चीजें हैं। तो y जो है वो e की भाभी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 246.50 इज 49.30? ओके, यहाँ पर आप लोगों के सामने ये एक ग्राफ दिया गया है, आपको इसी के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के 29 तक सॉल्व करना है। इसमें डायरेक्टली आंसर्स बता देती हूँ, इसका आंसर होगा 1400। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, इसलिए मैं आंसर्स बता रही हूँ। इसका 9600। नेक्स्ट क्वेश्चन का 1600 होगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28th। व्हाट इज द डिफरेंस? ओके, इसमें 1600 होगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल एडमिशंस? इसमें 2000 होगा। इस वाले में आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो आप इसको अगर करेक्ट आपका आंसर है, आप श्योर हो तो मुझे जरूर शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द Kaiga nuclear power plant situated? So it is situated in Karnataka. Next question है when did Bhopal disaster occurs? ये मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया है, मैं बार बार बोल चुकी थी कि भोपाल गैस ट्रेजेडी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो 3 दिसंबर 1984। Who among the following has written the famous book Malgudi Days? So it was written by R.K. Narayana. Next is which of the following disorders results from arsenic toxicity in humans? So it is disorders of skin, जैसे कि स्किन कैंसर वगैरह से रिलेटेड बीमारी होती है। Which of the following are harmful results of the use of insecticides in agriculture? ठीक है, सो कीटनाशक जो इस्तेमाल होते हैं कृषि में, उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? तो देखो, इससे फसलों के नुकसान पहुंचाने वाले जो कीड़े हैं उनको तो ये मारता है, इंसेक्ट को भी मारता है, माइक्रोफ्लोरा इन द सॉइल किल्स माइक्रोफोना इन सॉइल दैट हेल्प्स। इसका श्योर आंसर जो भी है मुझे कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा, एंड मैं भी इसको एक बार क्रॉस चेक कर लूंगी, आई एम नॉट श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन photosynthesis plants such as mushrooms that grow on dead organic matter are called, it is called सेफ्रोफाइटिस। नेक्स्ट है असर्शन, रीजन बेस्ड असर्शन बोलता है फॉरेस्ट कटिंग इज अनडिजायरेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सॉइल इरोजन। बिल्कुल सही है। इसका कारण क्या है? कटिंग ऑफ फॉरेस्ट रिड्यूसेस द इंटरसेप्शन ऑफ रेन वाटर। ये भी सही है, बचपन में पढ़ी है चीजें, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ए एंड बी आर टू ब्रदर्स, एक्स एंड वाई, एक्स इज वाईज ब्रदर। ओके, सो इसको देख लेते हैं। ए और बी दोनों भाई हैं। एक्स जो है वो वाई का ब्रदर है, एंड वाई जो है वो ए की मदर है। वाई फीमेल है और वाई ए की मदर है। सो एक्स और बी क्या हुए? एक्स और बी क्या हुए? तो ये हो गए मेटर्नल अंकल। ठीक है, सो ये आ गया यानी कि मामा। देखो, ठीक है, मदर, बच्चा, और ये साथ में भाई है। इफ हॉबी को हम
इस तरीके से लिखते हैं। लॉबी को हम मॉबी लिखते हैं, तो बॉबी को हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर है COBY, कॉबी। सॉल्यूशन ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में देखेंगे। विच डायग्राम रिप्रेजेंट्स द रिलेशन अमंग गेम्स हॉकी एंड मैथमेटिक्स? सो इसमें देख सकते हो ये गेम्स हॉकी एंड मैथमेटिक्स। कैलकुलेट डे ऑफ वीक ऑन 22 मई 2012। 22 मई 2012 को कौन सा डे था? तो दैट वाज ट्यूसडे। अगला है स्वयं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन मैं आपको हमेशा बताती थी कि आएगा। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। करेक्ट आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेल डिलीवरी प्रोटोकॉल? मेल को डिलीवर करने के लिए SMTP, इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। मेल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, डिलीवर करने के लिए यूज होता है। HTML इज यूज फॉर, HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो वेबसाइट्स आप यूज करते हो, उन वेबसाइट्स को बनाने के लिए, उनकी डिजाइनिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एन इंटेंसिव इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट में जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू फॉर डॉक्यूमेंट्स टू बी कनेक्टेड टू अदर डॉक्यूमेंट्स बाय हाइपरलिंक्स इज कॉल्ड व्हाट? सो इसके लिए यूज किया जाता है, इसके लिए क्या यूज किया जाएगा? वेब ब्राउजर्स यूज किए जाएंगे। ठीक है, एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करके इंफॉर्मेशन लेने को वेब पेजेस कहते हैं। एंड इससे इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब को यूज किया जाता है। द इंटरनेट वर्क्स बिकॉज एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू इट। इंटरनेट तब काम करता है क्योंकि इसमें हर एक कंप्यूटर जुड़ा हुआ होता है। यूजेस द सेम सेट ऑफ रूल्स। अब देखो यहाँ पे है कीवर्ड कि जो भी कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए होते हैं इंटरनेट के थ्रू, सेम सेट ऑफ रूल्स को वो यूज करते हैं। And procedure to control timing and data. These rules are called ISDN, Integrated System Domain. In a 3-year undergraduate program, how many entries exists are recommended by NEP 2020? So कितने हैं? 2 entry, 2 exits. ठीक है, अगला है, एज पर गाइडलाइंस बाय UGC एंड एकेडमिक इंटीग्रेशन एंड प्लेजरिज्म, द परसेंटेज ऑफ कंटेंट सिमिलैरिटी अलाउड इज 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट मस्ट स्पेंड the state must spend 6% of GDP on education was first recommended by, कि जो भी स्टेट है वो 6% प्रॉफिट का, GDP का 6% एजुकेशन पे लगाए। ये किन्होंने रेकमेंड किया था? ये कोठारी कमीशन के द्वारा रेकमेंड किया गया था। अगला क्वेश्चन है, द एपेक्स एजेंसी दैट रेगुलेट्स हायर एजुकेशन इन इंडिया इज? कौन सी एजेंसी है जिसने हायर एजुकेशन को रेकमेंड किया था, रेगुलेट किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, पहले इसका नाम MHRD था, अब इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। ठीक है, एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है, इन NAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल ग्रेडिंग, व्हाट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ फैक्टर? टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस, placement of student, publications of faculty, eminence status granted by the government of India. So कितने स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट हुई वो डिपेंड नहीं करता, वो NAC कंसिडर नहीं करता। NAC जो है हर एक यूनिवर्सिटी को क्रेडिट देता है कि कई यूनिवर्सिटीज को A+, कईयों को B+, कईयों को सिर्फ A, इस तरीके से। ठीक है, तो वो देखते हैं कि टीचिंग लर्निंग कैसी हो रही है, रिजल्ट्स कैसे रह रहे हैं, कितने फैकल्टी की पब्लिकेशंस यहाँ पर हैं, ये सब चीजें। बट प्लेसमेंट कितनी हुई स्टूडेंट्स की, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट एज पर NAC ग्रेडिंग। सो ये थे पेपर 1 के 50 क्वेश्चंस। आई होप स्टूडेंट्स आपने अपने सारे आंसर्स मैच कर लिए हैं। अपना स्कोर मुझे जरूर शेयर कीजिए, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग सेफ स्कोर में हो या फिर आपको फिर एग्जाम की तैयारी करने की जरूरत है। फ्री वीडियोस के लिए जरूर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर यहाँ पर आपको कोर्स का नाम लिखना है, फ्री वीडियोस है और भी डिटेल्ड कोर्सेज आपको मिल जाएंगे।
So thank you so much for watching this video and I wish you all the very best.